तो दोस्त आज हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर निपटाने वाले हैं हम क्लास 12th का। और जैसे ही ये चीज़ निपट जाएगी फिर हम कोशिश करेंगे कि लाइव आ जाए अपने एमसीक्यूज और वही रिवीजन को लेकर के। दूसरा पॉइंट है कि भाई जैसे ही आज चैप्टर ख़त्म हो प्लीज़ बायोशाला के एप्लीकेशन पे जाकर के वो जो 10-15 हज़ार क्वेश्चन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं उसको लगा लेना, क्योंकि आपको लगता है कि आपको चैप्टर आता है, ऐसे चैप्टर नहीं आता है। अगर आपके नंबर आ रहे हैं एमसीक्यूज में तो आपको चैप्टर आता है, और एनसीईआरटी की ही लाइन से निकाले गए एमसीक्यूज हैं तो तभी माने जाएगा। तो वही शुरुआत करते हैं। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पहला चैप्टर है, तो पहला जो आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर हम्म पहले तो ये बताएगा कि भाई चाहे तुम दूसरी दुनिया से अगर कोई व्यक्ति आता है, जादू आता है, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी अर्थ के ऊपर में कि भैया 20,000 तरीके की तो चींटी, मतलब वो किससे बात करें उसको कैसे पता चलेगा कौन है समझदार इनमें से। 20,000 तरीके की चींटियां हैं, 3 लाख तरीके की बीटल्स है, और आपको लगता होगा कि यार ये तो ऑब्वियस है, हम बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। ना 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 ना, अब वो सारी बातें जो है वो यहाँ हो नहीं सकती हैं, तो वो सारी की सारी बातें जो है समझने की, जानने की, बूझने की, वो एप्लीकेशन पे 200 घंटे का कोर्स है, वहाँ जा कर के देख सकते हो। तो 3 लाख स्पीशीज़ हैं बीटल्स की, 28,000 फिशेज़ की, 28,000 20,000 ऑर्किड्स की। तो इतनी सारी बायोडायवर्सिटी आ कहाँ से रही है, और अगर है भी तो इसको कॉम्प्रिहेंड करने का क्या तरीका है? ये सारे क्वेश्चंस कि भैया कहाँ कौन सी कितनी स्पीशीज़ हैं, ये अभी तो हमें नहीं पता है कि कितनी स्पीशीज़ हैं। हाँ, प्रेडिक्शंस हैं और कुछ हद तक हमें पता भी है। इसी चैप्टर में आपको आगे जाकर के आगे बताएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं, टीचर से पूछने हैं, बट चूँकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो इसको जोड़ना पड़ेगा। बायोडायवर्सिटी को जो डिवाइड किया गया भाई, बायोडायवर्सिटी से एनसीईआरटी जो डाइवर्सिटी के सबसे करीब शब्द रखती है वो रखती है हेटेरोजेनिटी। हेटेरो मतलब कि अलग-अलग, जेनेटी मतलब जीन के लेवल पे अलग-अलग होना। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास यहाँ पर ए लिखा है, मतलब बाकी पूरा सेम है, बस यहाँ ए है, बाकी पूरा सेम है, यहाँ जी है, बाकी पूरा सेम है, यहाँ टी है, बाकी पूरा सेम है, तो ये इस जगह पर अलग-अलग है। मतलब इसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि क्या हो गया, जो कि हो गया जेनेटिक के लेवल पे वेरिएशन हो गया, कि जीन के लेवल पे वेरिएशन हो गया। तो इसी तरीके से जो वेरिएशन है वो आपका जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है। जेनेटिक के अलावा भाई जीन जब हो जाएंगे तो उससे पूरी की पूरी स्पीशीज बनती है, तो स्पीशीज के लेवल पे भी वेरिएशन हो सकता है और इकोसिस्टम के लेवल पे भी वेरिएशन हो सकता है। ये अभी नीचे पढ़ाएगा हम। तो जो बदलाव जीन में आ रहे हैं उन्हीं से बदलाव आगे कहाँ पर जाएगा भाई, अलग अलग तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मिलेंगे, और वही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको बायोम्स तक वो चेंजेस देखने के लिए मिलते चले जाएंगे। बायोडायवर्सिटी जो टर्म है वो पॉपुलर की थी एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन की वैसे भी बहुत सारी किताबें हैं, जो लोग शौकिया तौर पर पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा वाला, जो हमारा वो वाला प्रोग्राम है जिसमें हम एक साल में 100 बुक्स खत्म करते हैं। भाई सबसे पहले आइए जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर ली जाए। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करी जाए कि जीन के लेवल पे हम एक सिंगल स्पीशीज है और वही स्पीशीज इतने सारे वेरिएशन आपको शो कर रही है। जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय ए मेडिकल प्लांट है, एक रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ग्रोइंग हिमालयन रेंजेस में मतलब होता है, एग्जिस्ट करता है। और भाई कई लोग हैं इसको जड़ी उससे संजीवनी से कंपेयर करते हैं, प्लीज ना करें मतलब साइंस का बेसिस है कोरिलेशन इज नॉट इज इक्वल टू कॉजेशन। जस्ट बिकॉज कि तुमको एनसीईआरटी में कोई हिमालय में कोई जड़ी बूटी नजर आ गई है, तुम उसको संजीवनी से मतलब बराबर कर दोगे, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ जाती है ये बात। ठीक है, मैं ये नहीं, ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है, लेकिन ये बात प्रूवन नहीं है और उसकी डायरेक्शन में जाती हुई हमें नजर भी नहीं आती है। ये अक्सर लोगों को लगता है या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम हमारे खिलाफ हो। नहीं भाई, मतलब बहुत सारे रास्ते एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या है कि भाई ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं, अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं एक पौधे के साथ, तो उसके लिए लाजमी है कि वो अलग तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएगा, जो कि इस केस में रेजरपीन है, और जो कि उसको हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से इंसेक्ट से लड़ने के लिए, अलग तरीके के बर्ड से लड़ने के लिए, अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। तो असल में अगर देखा जाए तो जिस प्लांट को आप मान रहे थे कि वो इंसानों की मदद करता है, वो इंसानों की मदद बेटी बेसिकली वो उस ऑर्गेनिज्म को मारेगा। मतलब हम कोई भी भाई इस्तेमाल अगर करते हैं किसी भी प्लांट का एज अ मेडिसिन, तो असल में उसके अंदर में ऐसे कंपाउंड्स हैं
जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया, किसी पर्टिकुलर टाइप के कीड़े, किसी पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट, किसी पर्टिकुलर टाइप वर्म के खिलाफ काम कर रहा है। तो हो यूँ रहा है कि प्लांट ने वो बनाया तो ख़ैर अपने लिए था कि भई मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा। इंसानों में ज़्यादा दिमाग आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला अच्छा तू अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, तो ला हम भी प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो वो चूँकि हम उसका शोषण कर रहे हैं, वो प्लांट अच्छा खासा जी रहा था अपनी जड़ी जहाँ पर जी रहा था, हम उसको तोड़ेंगे, काटेंगे, पीसेंगे और फिर अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर हम उसको ये बात जायज़ ठहराने के लिए कि कि भई ये तो प्लांट का हमने शोषण किया है, इसको जायज़ ठहराने के लिए फिर हम बोलते हैं कि ये तो प्लांट मदद कर रहा है हमारी। अपने आप को सैक्रिफाइस कर जी हाँ। तो मतलब चीज़ें आर नॉट दैट सिंपल ओके। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा-सा पढ़ाने लगा था। रिवाइज़ करना है भाई। उसी तरीके से मैंगो की जो है वो हमारे पास 1000 से ऊपर वैराइटीज़ हैं, चावल की 50,000 से ऊपर वैराइटीज़ हैं। तो ये वैराइटीज़ जो हैं जेनेटिक जीन के लेवल की हैं, तो इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जैसे कि ह्यूमन की जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी कम हो जाएगी क्योंकि होमो सेपियंस अकेली ही स्पीशीज़ है। मतलब एक ज़माना था जब होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैल्स ये सारे एक साथ रहा करते थे। लेकिन अब तो हमारी वैरायटी कितनी कम है, हम जेनेटिक वैरायटी में कितने कम है भई। मैंगो की 1000 वैरायटी हमारी एक ही है। राइस की 50,000 वैरायटी हमारी एक ही है। स्पीशीज़ के लेवल पे वैरायटी देख लेते हैं मतलब अम स्पीशीज़ के अलग-अलग तरीके की स्पीशीज़ है जैसे कि आपको एम्फिबियन की अलग-अलग स्पीशीज़ मिलेंगी, वेस्टर्न घाट पे भी मिलेंगी खूब सारी और ईस्टर्न घाट पे भी मिलेंगी। तो बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा तरीके की स्पीशीज़ हैं, लेकिन वही अलग-अलग तरीके के एम्फिबियंस ईस्टर्न घाट पे भी मिल रहे हैं, तो ये स्पीशीज़ के लेवल पे वैरायटी होगी। इकोलॉजी के लेवल पे वैरायटी कि भैया इंडिया में जो आप देखेंगे कि कितने अलग-अलग तरीके के इकोसिस्टम मिल जाएँगे, डेज़र्ट आपने देखा हुआ है, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव जहाँ पर आपका समुद्र के किनारे भी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़-पौधे हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बड़ी-बड़ी रूट्स उठ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, कोरल रीफ्स। पानी के नीचे आपने देखी होंगी मूवीज़ में ऑफ कोर्स वेटलैंड जो है वो दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं वेटलैंड। फिर ये एल्पाइन मीडो जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये केवल दिखा रहा है कि किस तरीके से अलग-अलग तरीके से इकोलॉजी के लेवल पे हम डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। तो भई पहली बात तो ये कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन के दौरान ये डाइवर्सिटी ये चीज़ें जो हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं। अगर आप सोचें कि किसी नई स्पीशीज़ को बनने में लाखों साल लगते हैं, तो किसी नई स्पीशीज़ को विलुप्त होने में भी लाखों साल ही लगने चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इस वक़्त हम मास एक्सटिंक्शन के बीच में खड़े हैं। दिन के हिसाब से हम नई-नई स्पीशीज़ को खो रहे हैं, हमारी गलतियों की बदौलत। और अगर हम अपनी हरकतों की वज़ह से चलते रहे तो ये सारी की सारी 200 साल के अंदर में भी हम पूरी की पूरी इस रेट को जो है खत 200 अगर जो रेट अभी चल रहा है स्पीशीज़ के लॉस का तो 200 साल के अंदर में तो तबाही आ जाएगी। बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि हम एड्रेस न तो कर पा रहे हैं और इसकी संभावना भी कम है कि भैया आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं आप तब कर ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि आप क्या करते हैं कि आप अपने पर्सनल लेवल पे जो चेंजेस ला रहे हैं लेकिन जो असल चेंजेस जो सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगे वो नेशन वो ग्लोबल लेवल लेवल पे करने पड़ेंगे वो एक मतलब हाँ, मैं दोबारा से पढ़ाने लगा। ख़ैर वापस से आइए ज़रा रिविज़न कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन 2004 के अंदर में दो जो स्पीशीज़ हमें पता चली थी वो 1.5 मिलियन थी और हम जानते हैं कि भई इससे कहीं ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो एक्ज़िस्ट करती हैं। तो बायोडायवर्सिटी का जो मैपिंग की जाती है वो स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस मतलब ये 2 टॉपिक हैं कि स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ कहाँ ज़्यादा है। और स्पीशीज़ इवननेस का मतलब होता है प्रोपोर्शन कहाँ पर इवन है। और मतलब कि अगर आपका यहाँ देखें तो स्पीशीज़ रिचनेस आपको कहाँ टाइगर है यहाँ 335 यहाँ 100 है। एलिफेंट यहाँ 335 है, यहाँ 200 है। लेपर्ड जो है यहाँ 300 है, यहाँ 700 है। तो इवननेस यहाँ ज़्यादा है और मतलब ये जो है आप देखें अगर तो स्पीशीज़ रिचनेस सेम ज़्यादा यहाँ है मतलब लेकिन इवननेस ज़्यादा यहाँ है। स्पीशीज़ रिचनेस दोनों में सेम है लेकिन इवननेस यहाँ ज़्यादा है। स्पीशीज़ रिचनेस तो आप वैसे ही पता लगा लेते हैं कि हाँ, कहाँ स्पीशीज़ वही नंबर ऑफ स्पीशीज़ को कैलकुलेट कर लो, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा है। स्पीशीज़ इन्वेंटरी
मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं। देखिए टेम्परेट जो रीजन होता है वहां पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट नहीं है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि हाँ, वो रहा साँप, वो जिराफ जा रहा है, वो 2 बाइसन खड़े हैं, वो 2 गधे खड़े हैं, वो 2 जिराफ, वो 2 ज़ेब्रा खड़े हैं। आप ज अगर वहाँ पर 500 तरीके की स्पीशीज़ हैं, तो 500 में से ऑलमोस्ट 450 आप देख पाएँगे कि हाँ, ये रहे, गिन लोगे। लेकिन ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर आप जंगल में खड़े हो, आपके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, बारिश हुई चली जा रही है, 10 तरीके की तो मच्छर, आपको लग रहा है एक मच्छर उड़ रहा है, लेकिन वहाँ 50 तरीके की तो मच्छर ही हैं, कीड़े आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ वर्म्स हैं जो ज़मीन के नीचे घुसे पड़े हैं। पत्ते पेड़ में पेड़ ऐसे उलझे पड़े हैं कि आपको लग रहा है कि एक ही पेड़ है, लेकिन वहाँ पे 3-4 पेड़ हैं। तो ये है, मतलब वहाँ पर अगर 500 स्पीशीज़ हैं, तो 500 में से आपको 200-250 ही आप कैलकुलेट कर पाएँगे, बाकी इतनी छुप जाएँगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएँगे। तो हमें टेम्परेट की ज़्यादा कंप्लीट इन्वेंटरी है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरिया के कंपैरिज़न। और हम अभी भी डिस्कवर करते चले जा रहे हैं कि ट्रॉपिक्स में अलग-अलग तरीके की स्पीशीज़ हमें मिलती चली जाए। हमने जो इस्तेमाल किया है, भैया सम एक्सट्रीम एस्टीमेट हम जब लगा रहे हैं, तो हमने एस्टीमेट लगाने की जब हमने कोशिश की, तो हमें पता चला भैया 20 से 50 मिलियन इस तरीके की स्पीशीज हो सकती हैं अलग अलग। लेकिन रॉबर्ट में भाई साहब ने जो दिया है थोड़ा सा इज्जतदार एस्टीमेट, वो 7 मिलियन का है। और ये काम भाई, किसी भी चीज़ को आप एस्टीमेट लगाएंगे तो एस्टीमेट के लिए पहले कुछ बेसिस तो लेंगे। तो जो हमने बेसिस लिया हुआ है वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन का लिया हुआ है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, तो बता रहा है कि भाई किस तरीके से अर्थ की बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखेंगे तो 70% जो है वो एनिमल्स हैं। प्लांट में अगर आप मतलब डाल दो अभी फिलहाल के लिए एल्गे, फंगस, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स को डाल दोगे तो ये 22% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एनिमल्स के अंदर भाई टोटल टोटल स्पीशीज का 70% एनिमल है, और एनिमल का 70% जो है इंसेक्ट है। और अगर देखेंगे तो इस हम लगा सकते हैं कि अंदाज़ा कि 10 एनिमल में से 7 जो हैं वो इंसेक्ट होते हैं। फंगस की अगर बात करें, फंजाई की अगर बात करें, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सारे फिश को मिला दो, एम्फीबियन को मिला दो, रेप्टाइल को मिला दो, मैमल को मिला दो, फिर भी नंबर ऑफ फंगस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही नज़र आएँगे। और इसके अंदर में तो हम प्रोकैरियोट्स को तो कंसिडर भी नहीं करते हैं भैया। हमारे पास वो टैक्सोनॉमिकल मेथड ही नहीं है जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भैया कि पहला प्रॉब्लम आएगी, 2 बैक्टीरिया इतने सिमिलर हो सकते हैं कि भैया 2 साइंटिस्ट ही लड़ जाएँगे कि इसको अलग-अलग स्पीशीज़ माने कि ना माने, 2 अलग-अलग स्ट्रेन माने कि ना माने। फिर उनको ला कर के जो है लैब के अंदर में उनको रख पाना, उस वही कई ऐसा नहीं है कि कोई भी बैक्टीरिया आप लैब में ग्रो करा सकते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। फिर उनकी सीक्वेंसिंग करा कर के लोग आपस में लड़ेंगे, सीक्वेंसिंग कराना, और उसके बाद नंबर तो इतना ज़्यादा निकलेगा कि अथाह निकलेगा। मैनी स्पीशीज़ ये लिखा है ना कि कुछ स्पीशीज़ तो कल्चरेबल ही नहीं है लैबोरेटरी कंडीशंस में। और कितनी जल्दी ये चीज़ कितनी जल्दी नई स्पीशीज़ या नई स्ट्रेन या नई वैरायटी बन जाती है बैक्टीरिया की, वो भी अपने आप में अगर अलग-अलग इश्यू है कि जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा तब तक तो नई स्पीशीज़ बन जाएँगी। कि हाउ टू ग्रो नॉर्मली, कि उसको लैब में ग्रो कैसे करें, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कल्चर रेप्लिकेट इट्स एनवायरनमेंट। मतलब ये वो सवाल हैं जो एनसीईआरटी के नहीं है, लेकिन हमने डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, क्योंकि ये दिमाग में आए, और वो जो लंबा वाला कोर्स है उसके अंदर में डिस्कस किए हुए हैं ये सवाल। हमारे इंडिया के पास जो दुनिया का एरिया है वो 2.4% है, लेकिन अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो हम दुनिया का लगभग 8.1% रखते हैं। दुनिया के अंदर में 12 मेगा डाइवर्सिटीज हैं और हम उसमें से एक हैं। 45,000 स्पीशीज हैं प्लांट की, विच इज ट्वाइस इज मैनी एनिमल्स। 45,000 से दुगने 90,000 तो एनिमल्स रिकॉर्डेड हैं इंडिया के अंदर में। और ये एस्टिमेटेड है कि भैया हमने अभी तक तकरीबन 22% ही टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का जो है वो खोजा हुआ है, अभी 70-80% बाकी है।
1 लाख प्लांट स्पीशीज, मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब करना, मतलब ये तो जब होंगी तब तभी पता चल पाएगा कि कौन कितना है असल में। ये समझिए कि ये पूरा का पूरा काम करने के लिए कितने ज़्यादा टेक्सोनॉमिस्ट चाहिए, कितनी ज़्यादा मैन पावर चाहिए, और कौन हैं लोग जो कि, क्योंकि हमें चाहिए कि तुरंत ग्रोथ दिखे, ये डायरेक्ट ग्रोथ देता नहीं है ये आइडिया। भैया होंगी जितनी स्पीशीज़ होंगी, लेकिन कोई स्पीशीज़ किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हमारे लिए किस तरीके से कारगर साबित है और उसकी अनुपस्थिति में हम कितना ज़्यादा सफ़र करेंगे, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन हमारे पास वो इंसेंटिव नहीं है हमारी सरकारों के पास कि उसमें पैसा लगाएँ, नॉर्मल साइंस में तो पैसा लगा नहीं रहे वो। स्पीशीज़ फेस थ्रेटन्स, और मतलब कि जब तक हम उसको डिस्कवर भी करेंगे तब तक तो कई स्पीशीज़ तो निकल लेंगी। दुनिया में आज तक जितनी स्पीशीज़ हुई हैं उसमें से 99% ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगला टॉपिक है हमारा पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी भैया, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रेडिएंट, कि आपकी धरती है, धरती में आप इक्वेटर वाले रीजन से ऊपर जाएंगे या इक्वेटर वाले रीजन से नीचे जाएंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है प्लांट में, और प्लांट से ही आगे 10-10% करते हुए उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी बन सकती हैं। तापमान और मौसमी जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो कंपैरेटिवली रेगुलेटेड रहते हैं यहाँ पर, प्रेडिक्टेबल रहते हैं यहाँ पर, सेम सी रहती हैं, तो उसकी वजह से स्पीशीज़ को वक्त मिलता है थ्राइव करने का, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का। ऐसे ही जब आप पोलर रीजन की तरफ जाते चले जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कम होती हुई नज़र आती चली जाएंगी। यही बात बता रखी है अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल से, अगर देखें तो डाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि आप पहाड़ पे भी आप देखेंगे तो जो आप जब ज़मीनी हिस्सा है वहाँ पर आपको ज़्यादा बड़े-बड़े पेड़-पौधे नज़र आएँगे, और जैसे-जैसे आप पहाड़ में ऊपर की तरफ चलते जाएँगे वो चीज़ कम होती चली जाएगी, और सब पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में केवल और केवल चट्टान मिलेगी आपको, और कुछ भी नहीं मिलेगा। कि भई कई गो एनिमल, प्लांट और ये जितने भी अलग-अलग तरीके के एनिमल और प्लांट हैं वो पैटर्न दिखाते हैं बायोडायवर्सिटी का, और वो पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये लैटीट्यूड का जो ग्रेडियंट है उसके अनुसार वो चीज़ें जो हैं बदलती रहती हैं। आप ये देखिए कि जैसे-जैसे स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो हम जैसे कम होती चली जाएगी, अगर हम जैसे-जैसे मूव करेंगे इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाएँगे तो बायोडायवर्सिटी कम होती चली जाएगी। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है वो कि भैया इतने से इतनी रेंज जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री पॉइंट 5 तक, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है मिलेंगी, और वो ज़्यादा हैं टेम्परेट एरिया से या पोलर एरिया से। तो आपका यहाँ ट्रॉपिकल एरिया, फिर थोड़ा सा टेम्परेट एरिया, फिर आपका पोलर एरिया, ये 3 हो जाएंगे आपके। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका ट्रॉपिकल एरिया, ये आपका टेम्परेट एरिया, ये आपका पोलर एरिया। तो जैसे जैसे ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर की तरफ आप जाएंगे तो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो बोल रहे हैं कि कोलंबिया जो है थोड़ा सा टेम्परेट वाले रीजन में है, न्यूयॉर्क जो है थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको दिखा रहा है कि कोलंबिया में अगर आपके, सॉरी, कोलंबिया बीच वाले इक्वेटर वाले रीजन पे है, और न्यूयॉर्क जो है वो टेम्परेट वाले रीजन पे है, तो कोलंबिया में ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी बर्ड्स की, और न्यूयॉर्क जो कि टेम्परेट वाले रीजन में है वहाँ पर कम मिलेंगी, और ग्रीनलैंड जो कि उससे थोड़ा सा और ऊपर है वहाँ पे और कम मिलेंगी। और अगर आप इंडिया की बात करें वहाँ पे 1200 हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल वाले रीजन के ही करीब है। अमेज़न की रेन फॉरेस्ट की बात करें वो भी आपका ट्रॉपिकल वाले पार्ट पे ही आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, 40,000 प्लांट, 3,000 फिशेज, 1300 बर्ड, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियन, मतलब ये इसकी डेटा है। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिकल, मतलब आपने देखा कि क्या है ट्रॉपिकल में ऐसा खास, तो इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस क्या हैं कि पहला, कि भैया पहला, स्पीसीएशन इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रेश। भाई ये बोल रहा है कि जो हमारा ट्रॉपिकल वाला रीजन है या अर्थ का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर जो जो टाइम है वो थोड़ा सा रुका हुआ रहता है, मतलब कि बदलाव ज़्यादा नहीं आते हैं, और जब बदलाव ज़्यादा नहीं आते हैं तो स्पीशीज़ के पास टाइम होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप की संख्या, जनसंख्या बढ़ाने का। तो बोल रहा है अनलाइक टेम्परेट रीजन, के टेम्परेट रीजन में सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ग्लेशियल्स इन द पास्ट, बहुत बदलाव आते रहते हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, और ट्रॉपिकल रीजन थोड़े से अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, और जो कि वजह बनता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को लाने के लिए। दूसरा रीज़न कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो है सीजनल वेरिएशन जो है वो कम होते हैं।
ऐसे जो हमको मालूम है कि भैया जैसे मालूम है दिल्ली में अ, अगस्त सितंबर के महीने में बारिशें होनी है तो होनी है, तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जुलाई के थोड़ा सा पहले बाद में आ जाएगा, या तो अगस्त थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो 30-40 दिन का ज़्यादा ज़्यादा अंतर हो जाएगा, लेकिन वो फेयरली प्रिडिक्टेबल रहेगा। और उसकी वजह से आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी को बढ़ने का मौका मिलता है। तीसरा है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा है, कि भाई यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिल रही है, भाई वहाँ पर जो पोलर या टेम्परेट रीजन है वहाँ पर ज़्यादा एनवायरनमेंट को ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, तो उतनी एनर्जी सन ले दे नहीं पा रहा है जितनी वो ट्रॉपिकल रीजन में दे पाएगा, और जितनी सन की एनर्जी पहुँचेगी वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतनी प्रोडक्टिविटी हायर होगी, और जितने ज़्यादा प्लांट बनेंगे उतना ज़्यादा प्लांट अपनी एनर्जी को 10-10% करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे भी। अगला आइडिया है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी। इनकी एक, वैसे तो किताबें बहुत मशहूर है, लेकिन इनकी एक किताब है, जैसे अरे यार मैं फिर बताना शुरू कर, बस बता कर के आगे बढ़ता हूँ, कि जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की एक ग्राफिक नॉवल भी आई है अभी, कि उनकी उनकी जो उन्होंने जो अलग अलग जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा नामा बोलता है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर गांधी रोड, गांधी महल, गांधी संग्रहालय, गांधी, वैसे करके अगर दुनिया में कोई व्यक्ति है जिसके नाम पर सबसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज, अच्छा, इन्होंने बताया कि भैया जैसे जैसे आप अपने घर से निकलेंगे, ये एरिया है, ये स्पीशीज़ की रिचनेस है, और जैसे जैसे आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन वही ज़ाहिर सी बात है, जब स्पीशीज़, भाई पूरी दुनिया की स्पीशीज़ अनलिमिटेड तो नहीं है, तो जब आप कैलकुलेट करने लगेंगे और करीब पहुंचने लगेंगे असल नंबर के, तो आपकी जो रफ्तार है वो कम होने लगेगी। तो और इसी ग्राफ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिदमिक स्केल के अंदर में, तो वो लीनियर लाइन बन जाएगी। आप इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी लॉग ले लो, यहाँ भी लॉग ले लो, तो पावर आगे आ जाती है, और जो गुणा में होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स, आई होप कि आपको याद हो ये चीज़ें। तो ये आपने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप स्पीशीज़ रिचनेस जो है आपकी बढ़ेगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m जो होता है, एम एक्स में जो m होता है वो स्लोप होता है, तो z जो है वो स्लोप है, और स्लोप जो है उसकी रेंज जो है 0.1 से 0.2 जो है वो देखी जा रही है। अगर आप एनालाइज करें स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को बहुत ही बड़े स्केल पे, तो आपको पाएंगे कि आपका जो एंटायर कॉन्टिनेंट है, यू विल फाइंड दैट स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीप है, वो जो है वो 0.6 जैसे 1.2 तक भी जा सकता है। मतलब कि आप, स्टीप होने का क्या मतलब है कि आप ये जो है इतना है, तो वो ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि आपको कम एरिया ट्रैवल करने पर ही बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिलती चली जा रही हैं। अगर आप किसी आइसोलेटेड आइलैंड पे हैं, तो आप, आइलैंड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, तो वहाँ पर जो स्टीप है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा कर्व। अगले पे चलते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, कि भैया क्यों पीछे पड़े हुए हैं हम? इस दुनिया का फ़ायदा हम अकेले क्यों नहीं उठा सकते? तो पॉइंट ये है कि भैया देखिए, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ होंगी, आपका इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एक कंपनी के अंदर में अगर आप मान लीजिए एक कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर में जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वाला डिपार्टमेंट है, उसके अंदर में 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं। तो अगर कोई एक आध बंदा छुट्टी मारता है, तो काम हल्का-हल्का दूसरों में बढ़ जाएगा, या कोई दूसरा बंदा जो है काम ले लेगा, और वो कंपनी स्टेबलाइज़ रहेगी, सबको अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। अगले महीने की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले भेजते हैं आगे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा हुआ, ऐसी कंपनी है जिसमें है ही एक ही बंदा काम कर रहा है, मतलब 15-20 लोगों की कंपनी है, एक बंदा एडमिन डिपार्टमेंट में है। अब वो जब अगर छुट्टी मार गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, या हॉस्पिटल चला गया और नहीं आ पा रहा है कंपनी, तो प्रभाव पड़ेगा कंपनी पे। तो बिल्कुल वही आइडिया है कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर आपकी कम होंगी स्पीशीज़, तो आपका सिस्टम जो है उतना स्टेबल नहीं रहेगा। एक व्यक्ति अगर काम अपना नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति अगर विलुप्त हो जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी जगह ले लेगा। नॉट शो टू मच वेरिएशन, कि भैया अगर आपका नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है, तो आपके वेरिएशन ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपके नॉट टू मच वेरिएशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड अलाउ डाइवर्सिटी, मतलब पॉइंट बस इतना सा कह रहा है कि
आप जानते हैं कि भई अगर आप जितने कम मतलब कि आपका ये समझिए कि मेरा एक खेत है और वहाँ खेत में जो है अपने फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के अंदर में आप जानते हैं कि अगर फॉरेस्ट के अंदर में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एज़ कंपेयर टू मेरा खेत, तो मेरे खेत के अंदर में बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, पहली बात तो ये है। और दूसरा उसके अंदर में वेरिएशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके। स्टेबल कम्युनिटी के अंदर में वेरिएशन जो है कम देखने के लिए मिलता है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल और मैन मेड। मतलब वही बात है कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको रेजिस्ट कर जाएंगे या उससे पार पा जाएंगे। अगर आपके यहाँ है ही, आपके वहाँ पर भाई डिकम्पोज़र नहीं है, तो डिकम्पोज़र अगर नहीं हुए तो भाई तुरंत हाहाकार मच जाएगी, कोई डिकम्पोज ही नहीं कर रहा होगा चीज़ों को। लेकिन अगर आपके पास 15-20 तरीके के डिकम्पोज़र है और एक आध डिकम्पोज़र ख़त्म भी हो जाता है, एक्सटिंक्ट भी हो जाता है, तब भी ओवरऑल सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़, कि भैया आपका सिस्टम इतना ज़्यादा स्टेबल है कि बाहर से अगर कोई स्पीशीज़ आती है तो उसको या तो एक मार देगा, अगर एक नहीं मार पा रहा है दूसरा मार देगा, तीसरा मार देगा, चौथा मार देगा, तो उससे उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का जो चेंज आपकी सोसाइटी या आपके इकोसिस्टम में आ रहा है, आप उससे पार पा पाएंगे, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो पाएंगे। इस वाले पोर्शन में बता रहा है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट दैट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाइल एट इकोलॉजी लेवल सो मैनी रीजंस कम एंड गॉन। यहाँ पर हम बात करेंगे डेविड टिलमैन की, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। उन्होंने प्लॉट बनाया, उन्होंने लिटरली बोलते हैं प्लॉट, ऐसे एक जगह को, ज़मीन पे अगर कोई एक जगह है तो उसको हम प्लॉट बोल देते हैं। खरीदते हैं ना कि प्लॉट खरीदा है कि घर खरीदा है, तो प्लॉट क्या होता है, एक जगह होती है। तो उन्होंने अलग अलग प्लॉट बनाए, एक बार एक प्लॉट में कम स्पीशीज़ रखी, एक प्लॉट में ज़्यादा स्पीशीज़ रखी, एक प्लॉट में बहुत सारी स्पीशीज़ रखी। तो उन्होंने देखा जो जिस प्लॉट के अंदर में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ थी, हर साल उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी प्रोडक्टिविटी बाकियों से ज़्यादा रही, और उसके अंदर में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आई, बदलाव नहीं आया। वही कि उसके अंदर में वेरिएशन कम आया, उसके अंदर में अगर मैं कुछ पंगे लेने की कोशिश करता था तो वो उसको झेल जाते थे, और अगर उसके अंदर में कोई एलियन स्पीशीज़ डाली तो उसको हटा देंगे। तो उन्होंने ये सारे के सारे रूल पाए किससे, वही अपने प्लॉट वाले एक्सपेरिमेंट से। अगला है कि वी एक्चुअली डोंट नो नाउ इट इज़ हैपनिंग। ओके, क्या चीज़? वी मे नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ स्पीशीज रिचनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू। हम केवल स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं कि स्पीशीज रिचनेस की वजह से किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल हो रहा है, लेकिन हम ये बात फॉर अ फैक्ट जानते हैं कि अगर स्पीशीज रिचनेस मतलब जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। और इसीलिए हमें स्पीशीज़ को बचाने की ज़रूरत है कि कब कौन स्पीशीज़ की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, हमें नहीं पता। मतलब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है की स्पीशीज़ का। कीस्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम में खास स्पेस रखती हैं। मतलब कि अगर कुछ हुआ तो बाकी स्पीशीज़ जो उस पे निर्भर करती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे ही एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई और वो प्रेडेटर थी, उसके बावजूद वो 10 और स्पीशीज़ को अपने साथ विलुप्त कर गई। तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, आपका सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल भी रहेगा। अगला आइडिया आता है पॉल एक्रिलिच का कि एहरलिच जो भी है, मतलब एरलिच जो है, पॉल एरलिच जो है, वो रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं, अगर आप ऐसा नहीं है कि आपकी जो ऐसा नहीं है कि आप अगर आप एक स्पीशीज़ आप मार रहे हैं तो दो दो नुकसान हुआ, तो फिर अगली स्पीशीज़ मारी, फिर दो का नुकसान हुआ, फिर अगली स्पीशीज़ मारी, दो का नुकसान हुआ। ऐसा नुकसान नहीं होता है। नुकसान ऐसा है कि शुरू में पता भी नहीं चलेगा और एकदम से ऐसा पता चलेगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये कहता है कि मान लो कि सब लोग एयरप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने एरोप्लेन के सामान को निकालने की कोशिश की। तो एरोप्लेन में बैठ के अंदर की कुर्सी को तुम उखाड़ के अंदर ही रख दोगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई उल्टा सीधा पेच तुमने निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम जो उसकी विंग्स पे लगा कोई पेच है उसको निकालने की कोशिश करोगे, तो फिर प्लेन थोड़े धीरे धीरे थोड़ा लड़खड़ाएगा। शायद कोई एक ऐसा नट बोल्ट भी है जिसको तुमने खोला तो भैया सीधे पंखड़ी टूटेगी और सीधे सब लोग मरेंगे। तो
ये इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट का जो लॉस हो रहा है वो लीनियर नहीं है, वहाँ पर की स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो जो कि हैं कम मात्रा में, लेकिन उनका प्रभाव पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा है। अगला टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डू वी वांट टू अपोज द चेंज बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल, व्हाट वुड बी वी अचीविंग। मतलब ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो कि हमने 200 घंटे वाले कोर्स के अंदर में डिस्कस किए हुए हैं। इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनों को ही पढ़ लेते हैं कि भैया कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उस पर ज़रा एक बार नज़र डाल देते हैं। कि देखिए ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं कि जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है स्पीशीज़ लूज़ होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उसका रेट, कि अभी अभी हाल फिलहाल में जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बढ़ गया है। हमने जो कॉलोनाइज़ किया है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड वगैरह को, तो उसकी वजह से अब तक 2000 से ज़्यादा स्पीशीज़ और नेटिव वर्ड जो हैं विलुप्त हो चुकी हैं। आईयूसीएन जो कि रेड लिस्ट निकालता है, कि उसके अंदर में बताता है कि किस किस तरीके की स्पीशीज़ को ख़तरा है और कितना ज़्यादा लेवल पे ख़तरा है। तो बताया कि 784 स्पीशीज़ जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं हाल फिलहाल में ही। 333 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट, जो कि केवल 500 सालों में हुआ है। जो स्पीशीज़ को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, वो साल की जो है वो एक साल मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, हज़ारों सालों लग जाते हैं एक नई स्पीशीज़ को आने में। वो एक साल के अंदर में विलुप्त होती चली जा रही हैं। डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाईलिसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर का और रशिया से, बाली से 3 स्पीशीज़ का, टाइगर की स्पीशीज़ बाली, जावा, कैस्पियन, और हमने इंडिया के अंदर में वो तो सेव द टाइगर की मुहिम चला करके फिर भी टाइगर को बचा लिया। बट उसको टाइगर लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइगर के अलावा और चीज़ें हमें बचाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। खैर, ग्रुप लाइक एम्फीबियन अपीयर्स टू बी मोर वनरेबल। भैया एम्फीबियन मोर वनरेबल इसलिए कि तुमने पानी को पॉल्यूट किया तो एम्फीबियन मरेंगे, तुमने हवा को पॉल्यूट किया तो एम्फीबियन मरेंगे, तो इनको दुगना खतरा है। तो इसलिए एम्फीबियन जो है कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं बेचारे। 15,500 स्पीशीज़ हैं जो कि फ़िलहाल एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। 12% जो हैं वर्ल्ड की, मतलब समझ रहे हैं कि कितना कोहराम मचा पड़ा है इस वक्त, लेकिन हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 23% जो है मैमल जो हैं, 23% मैमल, 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म अभी एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, इतना ज़्यादा। फॉसिल रिकॉर्ड वगैरह से स्टडी से पता चलता है हमें कि भैया पहला तो ये कि इतनी तेज़ी के साथ जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां, वो इंसान के आने के बाद से कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये वाला सीन जो है। और 5 मास एक्सटिंक्शन अब तक हो चुके हैं। अभी जो है छठा जो मास एक्सटिंक्शन है वो प्रोग्रेस में चल रहा है। हम उसके बीचों बीच खड़े हैं और हम ही उसका कारण भी हैं। 100 से 1000 टाइम फास्टर चल रहा है। जितने भी पहले जो भी मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उससे 100 से 1000 गुना स्पीड पे चल रहा है ये वाला जो मास एक्सटिंक्शन जो इस वक्त हम कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ कि भैया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हो, कि बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो उसमें 3 मेन प्रभाव शामिल है। पहला, डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, कि भैया बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी। दूसरा, कि प्लांट जो है किसी भी तरीके के बदलाव से कि जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, पूरी की पूरी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, अगर वो कम हो जाएगी तो आपके जो जितने भी तरीके के प्रभाव होते हैं, बाढ़ आ जाना या फिर का पानी का कम का हो जाना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, तो उससे अगर स्पीशीज़ रिचनेस होगी तो उससे जल्दी से पार पा जाओगे। लेकिन लोअर अगर आपकी स्पीशीज़ नंबर होंगे तो फिर आप जो पर्टर्बेशंस हैं वो ड्राउट या बाढ़ वगैरह से, उससे आप जल्दी से पार नहीं पा पाओगे। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोनॉमिक प्रोसेस जस्ट प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी कि भैया आपका पेस्ट अटैक कर पाएंगे। पहले पेस्ट को अटैक करने के लिए भाई सारे प्लांट नहीं मरते थे, कुछ मर जाएंगे, एक आध मर जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे नुकसान नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर बायोडाइवर्सिटी ही कम है तो आपका पेस्ट जा करके, अब आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइप का पेस्ट है वो कॉटन को ख़राब करता है, तो अगर आप केवल कॉटन उगा रहे हैं तो एक ही पेस्ट पूरी की पूरी फसल को बर्बाद करके पूरी प्रोडक्टिविटी को ज़ीरो ले आएगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी
को कम होने की वजह क्या-क्या हैं? इसका नाम दिया गया है इवल क्वार्टलेट के भई शैतानी 4 चीज़ें हैं, वो क्या हैं? पहला, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस अलग है और फ्रेगमेंटेशन अलग है। देखिए क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है स्पीशीज़ की रिचनेस को कम करने के लिए कि आप क्या करें, हैबिटेट वही सुनते हैं हम कि फलाँ जानवर जो है गाँव में आ गया, चीता, अरे हम जानवर गाँव में नहीं आ रहा है, हम उसके शहर उसके जंगल में जा कर के बस रहे हैं। तो हैबिटेट का लॉस होने की वजह से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस होने की वजह से आपने अक्सर देखेंगे कि ओरेंगुटान किस तरीके से घूम रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जब काटे जाते हैं तो ओरेंगुटेंस को खाना, ओरेंगुटेंस का जो जगह है रहने की वो सारी की सारी नष्ट होती चली जाती है। 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस अब जो है वो केवल और केवल, एक वक्त था जब पूरी दुनिया का 14% हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट से कवर हुआ करता था, अब 6% भी नहीं रह गया है। और जब तक आप इस किताब को इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे पढ़ना, 1000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। अमेज़न जिसको हम लंग्स कहते हैं हमारे प्लेनेट के, अभी हाल ही में देखा आपने उसमें किस तरीके से आग लग गई, जो कि पहले इतनी भयावह आग नहीं लगा करती थी। तो उसके अंदर में किस तरीके से जो उसका भी शोषण किया जा रहा है, धीरे-धीरे हैबिटेट कम हो रहा है। आपका कोई एरिया है और आपने बीच में से कोई रास्ता निकाल दिया, मतलब कि हाईवे निकाल दिया, तो हाईवे निकालने की वजह से दोनों 2 जगह जो जीव हैं वो आपस में अब एक्सचेंज नहीं हो पाएँगे। आपने हैबिटेट को फ्रेगमेंट कर दिया, मान लीजिए एक तरफ पानी पीने का जुगाड़ था, दूसरी तरफ पानी पीने का जुगाड़ नहीं था, बीच में हाईवे है, तो किस तरीके से ऑर्गेनिज़्म जाएँगे और ऑर्गेनिज़्म मरेंगे, और आपने हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर दिया है बेसिकली। तो एक यही हो गया कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म, हम हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर देना, इस तरीके से बीच में से नदी गुजर गई जो पहले नहीं गुजरती थी, उसकी वजह से 2 टुकड़े हो गए ज़मीन के। तो ये तरीके भी हैं, नेचुरल तरीके से भी ऐसा हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो कि हम कर रहे हैं क्या ज़रूरत है हमें, मतलब ज़रूरत इन द सेंस कि आप जानते हैं कि कितनी चीज़ें ज़रूरत के लिए हैं और कितनी चीज़ें हमारी अय्याशी के लिए हैं, और आपको दिखेगा कि 99% जो चीज़ें हमारे पास हैं वो अय्याशी के लिए हैं। शेल्टर, नीड और ग्रीड, मतलब इन तीनों में अंतर। ये सपोज टू लिव पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाटर, मतलब कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने मछलियाँ ले रहे हैं तो मछलियों को एक नंबर ऑफ मछली आपको पानी में छोड़ना पड़ेगा, ताकि जिससे कि वो मछलियाँ रिप्रोड्यूस करके अगले मौसम में और ज़्यादा फिशेस आपको दे सकें, अगर आप उसको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन छोड़ेंगे तभी तो अगली बार रिप्रोड्यूस करेंगे ना, अगर छोड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन, के इंसान ले आता है कभी कभी या नेचुरली आ जाती हैं कभी कभी। तो नाइल पर्च जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हुआ 200 स्पीशीज़ का। तो बाहर से कोई स्पीशीज़ आती है तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ऊपर नीचे कर सकती है, जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि भाई आप ले तो आए, अगर उस स्पीशीज़ का नेचुरल प्रेडेटर वहाँ मौजूद नहीं है तो वहाँ तो वो वीड बन जाएगी और पागलों की तरह ग्रो करना शुरू कर देगी। वैसे ही कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लंताना एंड वाटर हाइसिंथ कॉर्निया, ये जो है इलीगल इंट्रोडक्शन आया था ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश का, मतलब ये एग्जांपल है, कैरेट फिश, पार्थेनियम, लंताना, वाटर हाइसिंथ, ये एग्जांपल है। रीसेंट इलीगल जो इंट्रोडक्शन हुआ अफ्रीकन कैटफिश का इंट्रोडक्शन हुआ एक्वाकल्चर पर्पस के लिए, तो वहाँ की जो इंडिजिनस, वहाँ पे पहले से जो कैटफिश मौजूद थी वो ख़त्म हो गई। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है भैया दो, वही एक जिस्म दो जान के दो पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक दूसरे पर इतना निर्भर करती हैं कि अगर आप एक को एक्सटिंक्ट कर देंगे तो दूसरी जो है सेम, उसका भी एक्सटिंक्शन लाजमी है हो जाना। तो म्यूचुअलिज्म, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, तो इसके जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं वो 3 आर्ग्यूमेंट हैं। नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट और एथिकल आर्ग्यूमेंट, कि भैया क्यों करें, क्यों बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की ज़रूरत है। आपका जितना भी आप खाने में दालें आती हैं, फसलें आती हैं, फ्रूट आते हैं, ये भाई तुरंत आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आग जलाने के लिए लकड़ी हो, कपड़े पहनने के लिए फाइबर हो, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो,
टैनिन लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम हो, या आप तुरंत मेडिकल प्रोडक्ट के तरीके से आप इसको तुरंत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुरंत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये पेड़ मुझे दे रहा है, 1 to 1 का रिलेशन है। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग जो मार्केट में बन रही हैं वो सारी की सारी प्लांट से ही डिराइव्ड हैं। 25,000 स्पीशीज जो है कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल, और वहाँ के लोग जो हैं, हम भारत में आप देख लीजिए कि घरों में किस तरीके से तुलसी का, अदरक का, अलग अलग लौंग का, इन सब चीज़ों का किस तरीके से मेडिसिनल इस्तेमाल हम करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर वहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। हमें मालूम नहीं है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर में आज की तारीख में कितनी ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन जो हैं वह अवेलेबल हैं, और वो सारी ख़त्म हो जाएंगी अगर हमने अपने इसको नहीं बचाया तो। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स को और उन जेनेटिक या स्पीशीज़ लेवल की डाइवर्सिटी की वजह से जो हमें प्रोडक्ट और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, जो हमें अभी पता नहीं है, तो वो सारी भी नष्ट हो जाएगी। दूसरी है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जो बड़े लेवल पे यूटिलिटेरियन मतलब जिसको आप 1 to 1 के रोल में नहीं रख सकते। जैसे कि क्या? जैसे कि ऑक्सीजन का निर्माण करना, कि भाई फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के वजह से किस तरीके से ऑक्सीजन बनती है, आप ऑक्सीजन का रेट जरा, और कोरोना के अंदर में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन ने किस तरीके से कितनी महंगी ऑक्सीजन जो बिकी है, अगर आप उस पर प्राइस लगा दें, जो हमको रोज़ाना ऑक्सीजन मिल रही है उसके ऊपर उसका हम कोई बेसिस ही नहीं मानते, मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब जो कि वो सेम चीज़ बड़े लेवल पे भी हो रही है, कि अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो आपको ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पॉलिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी भी जगह की प्रोडक्टिविटी। पॉलिनेशन पूरा का पूरा खतरे में आ जाएगा आपका, जो जिस पे हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में डालते हैं, कि भाई जिसको हम सोचते नहीं है, 1 to 1 का रिलेशन नहीं है जिसका हमारे साथ। अदर इनटेंजिबल बेनिफिट जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, देखने के लिए इतना प्लेजरेबल थिंग्स है। आप वॉक करते हैं जंगलों के अंदर में, स्प्रिंग के अंदर में हज़ारों फूलों को एक साथ खिलते देखते हैं, पंछियों की आवाज़ सुनते हैं, जिन पे आप प्राइस टैग भी नहीं लगा सकते। एथिकल आर्गुमेंट में आएगा कि भाई क्योंकि हर एक जीव मात्र को अगर आप देखें तो जीने का अधिकार है, और आप उसकी आपकी जो भी व्यक्ति ताकतवर है उसकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी चीज़ों का हनन ना होने दे। मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर देश में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो जो जो माइनॉरिटी में पॉपुलेशन है उसके अधिकारों का हनन न होने दे, ये बड़े वाली पॉपुलेशन की जिम्मेदारी होती है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी के अंदर में भी आ जाता है। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो दो मोटा माटी तरीके हैं। पहला, उसको वो जहाँ है वहीं कंजर्व कीजिए, ऑन साइट कंजर्व कीजिए। टाइगर को अगर आप फॉरेस्ट में कंजर्व कर रहे हैं, मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को टाइगर को मारने देने के लिए, उस इलाके में जाने देने के लिए, तो आप एक तरीके से टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं। कभी कभी हालात इतनी दयनीय, इतनी गंभीर हो जाती है कि आपको अपने हाथों में बातें लेनी पड़ती हैं, और आपको उस व्यक्ति को लेकर के आना पड़ता है किसी ऐसी खास जगह पे जहाँ पर आप उसको ज़िंदा रख सकें, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि वो इतनी ज़्यादा कम पॉपुलेशन में पहुँच चुका है कि अगर आप अब वो नेचर में भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा, तो वहाँ पर आप उसको ऑफ साइट लेकर के कंज़र्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बात हो रही इन सिटू इन सिटू कंजर्वेशन की, अगर हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि भैया कॉम इन सिटू के अंदर में, क्योंकि कभी कभी क्या है कि अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल, कि सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने सारे ऑर्गेनिज्म की रक्षा करे, तो क्या किया जाए कि आप पूरे के पूरे जंगल को संरक्षित कर दीजिए। जंगल को संरक्षित करने से आप ये भी बात मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पर जो जानवर जी रहे हैं वो भी संरक्षण पा जाएं। The number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available। कि भाई पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और जितने ऑर्गेनिज्म को बचाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर यही इन सिटू कंजर्वेशन का फ़ायदा उठाना सबसे बेहतरीन है। हम जानते हैं कि कई ऐसी जगह हैं, सब जगह एक जो बायोडाइवर्सिटी है वो बराबर नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे मिलता है, तो उसे एक ही जगह पे अगर कोई वैरायटी मिल रही है तो उसको एंडेमिक बोल देते हैं, एंडेमिज्म बोल देते हैं। और भारत मतलब पहले इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, फिर उसमें 9 और जोड़ करके टोटल अभी 34 हो गए हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। 3 जो हैं दी हॉटस्पॉट हैं वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय। और यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। इन 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 इलाकों को और भी ज़्यादा संरक्षण का ज़रूरत है।
लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया जो है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है और वहाँ पर 2% एरिया के अंदर में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है मौजूद है। अगर हम इन एरियाज़ को ही कंज़र्व कर लेते हैं तो फ़िलहाल जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको हम 30% से भी उसको 30% से हम कम कर कर पाएँगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इकोलॉजिकली यूनिक हमने अलग-अलग तरीके के प्रोटेक्शन के लिए अलग-अलग एरिया डिज़ाइन कर दिए हैं जिसमें बायोस्फीयर रिज़र्व आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं और सैंक्चुरीज़ आती हैं। 14 बायोस्फीयर रिज़र्व, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं हमारे पास। और कई जगह हम देखते हैं कि कई इलाकों में रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से आप उस जंगल, उस जगह को नहीं मारते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है। हम उसको सीक्रेट इस कोई व्यक्ति, कोई ट्राइब किसी जंगल को सीक्रेट मानती है क्योंकि उससे उसे सब कुछ मिल रहा है, खाना, दवाई, रहने का जुगाड़, पानी, सब चीज़ उन जंगलों की वजह से है। तो उनको सीक्रेट ग्रुप्स के नाम से दिया गया है जिसमें खासी, जैंतिया हिल्स और मेघालय में, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका, महाराज, सारगुजा, चंदा, बस्तर, ये सारे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। दूसरा है एक्सीटू कंजर्वेशन कि भैया जब थ्रेटेंड एनिमल इतना ज़्यादा दयनीय हालत में पहुंच जाए कि वो नेचुरल हैबिटाट जो है उसको अपने नेचुरल हैबिटाट से बाहर निकाल करके आप उसको कंजर्व या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको स्पेशल एरिया ले जाते हैं, ज़ू ले जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन ले जाते हैं, सफारी पार्क ले जाते हैं जहाँ उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बचाया जा सके। XC2 conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. भाई आप उसको अब जब कोई स्पीशीज़ इस तरीके से नहीं बचाई जा सकती कि उसको वहीं प्रोटेक्शन दे दिया जाए जहाँ वो है, तो अब आप उसको बाहर निकाल कर के लेके आते हैं और अब ये आइडिया किसी चीज़ को बाहर निकाल कर के बचाने का जो तरीका है अब बायोलॉजी और साइंस के विषय और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। कैसे? आप गैमीट जो है वो ले सकते हैं डायरेक्ट और उनको जो है क्रायो प्रिजर्वेशन करके लिक्विड नाइट्रोजन में रख कर के आप इंतज़ार कर सकते हैं कि दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं जिससे कि आप उस स्पीशीज़ को बचा पाएँ। आप दूसरे देश से पूरा जानवर लाने की ज़रूरत नहीं है और इस बात की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जानवर आपके यहाँ के जानवर के साथ सेक्स करे तभी वो बच पाएगा। आप केवल और केवल आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग को फर्टिलाइज़ करके इन विट्रो भी फर्टिलाइज़ किया जा सकता है, मतलब इन विट्रो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट को इस्तेमाल करने के लिए हम टिश्यू कल्चर जैसे जैसे एनिमल्स के लिए हम इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही प्लांट के लिए हम इन सिटू इन विट्रो जो टिश्यू कल्चर का जो मेथड है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। सीड बैंक बनाए जा रहे हैं कि भई किस तरीके से सीड को इस्तेमाल किया जा सके। आई एम नॉट श्योर कहाँ, साइबेरिया व कोई तो ठंडी जगह है जहाँ पर हमने दुनिया भर के सारे बीज जो हैं वो करके रखे हैं, भर के रखे हैं कि अगर कुछ हो भी जाए तो दुनिया में ऐसे जा जाए, इंसान मर जाए तो दोबारा से उन जीवों उन सीड्स का इस्तेमाल करके दोबारा से दुनिया बसाई जा सके। बायोडाइवर्सिटी नोज़ नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़। बायोडाइवर्सिटी किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को नहीं जानता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ये तो सोचती नहीं कि हम यहाँ हैं कि हम वहाँ हैं, उसके लिए तो वो एग्ज़िस्ट करती है अपनी जगह पे, तो और हम देश बनाते चले जा रहे हैं। 1947 में जितने देश से आज उसके दुगने-तिगुने देश हैं हमारे पास। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट हुई थी रियो डी नेरियो में 1992 के अंदर में, जिसमें लोगों ने आपस में बात की, बोला नेशंस ने कि भैया भाई थोड़े से मेजर लेना शुरू करो भाई। ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएँगे। उसके बाद वर्ल्ड समिट हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 2002 में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर में। उसमें 190 कंट्री ने प्लेज किया कि भैया हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करेंगे। ओके, तो ये रहा इस वाले। प्लीज़ भाई जा कर के मेक श्योर जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो कर लो। एप्लीकेशन में जा कर के एमसीक्यूज़ लगाने शुरू करो जब भी, मतलब पॉइंट है कि तुम पकड़े जाओगे, मतलब कि अपने आप को बाँध सकते हो रोज़ाना एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए, तो बस वही आइडिया है।